माई सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमारा चौथा लेक्चर्स है, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, डायरेक्ट टैक्सेशन का। गाइस, अगर आप लोग ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप इसके पहले के 3 लेक्चर्स देख लो, सो डैट आपको ये लेक्चर्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इन पिछले तीनों लेक्चर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डैट आप वहाँ से थ्योरेटिकल चैप्टर्स लेक्चर नंबर 1, उसके बाद के चल रहे क्वेश्चन के सीक्वेंस को लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को रेफरेंस करो, सो डैट आप तीसरे लेक्चर्स के बाद चौथे लेक्चर्स को आप इजीली समझ पाओगे, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन देखते ही आप क्या करोगे, स्टार्ट कर लोगे सॉल्यूशन करने का। आई होप 99% आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बाकी का जो 1% डाउट रहेगा वो इस लेक्चर्स में खत्म कर लेंगे। सो आज का हमारा चौथा लेक्चर है। आज भी हम कोशिश करेंगे हार्डली 4 या 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको थर्ड लेक्चर्स की वीडियो मिल जाएगा। उसके पहले सेकेंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन अबाउट द रेसिडेंशियल स्टेटस का है। सो बिफोर दिस स्टार्टिंग द लेक्चर्स, आई रिक्वेस्ट, अगर आपने नहीं देखा रहेगा वंस अगेन, तो प्लीज रेसिडेंशियल स्टेटस के लेक्चर नंबर 1 को रिफर करो, पढ़ो उसको, ठीक है, स्टडी करो, देन गो अहेड विद लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। नाउ स्टार्ट। आज हमारा डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चंस, बिकॉज इसके पहले हमने बहुत सारे डिस्कशंस कर लिए थे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या नया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रोफेसर राजेंद्र शाह यूके सिटीजन। ठीक है, पहले हम लोग बात करते थे इंडियन सिटीजन का, कि बंदे इंडियन ओरिजिन के होते थे। असीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर मैं बंदा बोल रहा हूँ तो समझ जाओ वो असीसी है, मतलब इज लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। ठीक है, सो ये बंदा जो है वो राजेंद्र शाह है, यूके का सिटीजन है। इसके पहले के जो क्वेश्चंस होते थे वो इंडियन ओरिजिन का होता था, इंडियन सिटीजन का होता था। अब ऐसा क्या लिखा है इसमें कि ये यूके का सिटीजन है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड, डिट क्लियर। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। नहीं समझ में आया तो आगे देख लो। नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बात करता। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का बंदा है। ठीक है, राजेंद्र शाह इंडियन ओरिजिन का तालमेल नहीं रखता, मतलब इसकी कोई जड़ें पैदाइशी इंडिया में नहीं है, मतलब इसके कोई ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर जो भी रहेंगे वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते, डायरेक्टली वो यूके का सिटीजन है। ठीक है, इज अ विजिटिंग फैकल्टी ऑफ जेएनयू यूनिवर्सिटी इन इंडिया। वो इंडिया के किसी यूनिवर्सिटीज में आता है, जेएनयू यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक है, वहां पे आता है एज ए विजिटिंग फैकल्टी, मतलब आता है, लेक्चर्स लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ हिज विजिट्स इनटू इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स। पिछले 7 साल में वो कितने बार इंडिया में आए हैं और लेक्चर्स लेके चले गए। क्लियर है। अब इस आधार पे, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे वी हैव टू चेक व्हाट इज हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। क्लियर है, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा प्रीवियस ईयर में, उसके बेसिस पे अगर है, इफ ही हैज अ रेसिडेंट, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। ठीक है, उसके लिए हम लोग देखेंगे आगे। प्रायर टू 1 अप्रैल 2018 के पहले ही डिड नॉट विजिट इन इंडिया। उसने 2018 के पहले कभी विजिट नहीं किया इंडिया में। ठीक है, कोई बात नहीं, 2018-19 के बाद का इन्फॉर्मेशन दिया है। 7 साल, ये जो 24-25 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर। कैसे, क्योंकि असेसमेंट ईयर क्या दिया है हमारा, अगर असेसमेंट ईयर 25-26 है, ये हमारा असेसमेंट ईयर है, जहां पे हमको उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करना है कि वो रेसिडेंट है या नहीं है प्रीवियस ईयर में। तो अगर ये असेसमेंट ईयर है तो डेफिनेटली ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है, और ये सब क्या हो जाएगा, इनको हम क्या नाम देते हैं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। 24-25 के बाद के जो भी साल रहेंगे कंटिन्यूसली बेसिस पे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। क्लियर है। सो अगेन स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है, असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26, प्रीवियस ईयर 2024 एंड 25, असेसी का नाम मिस्टर राजेंद्र शाह, और अगर आपको स्टेटस लिखना है तो लिख दो, हम इंडिविजुअल का चेक कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब एक सामान्य नागरिक है कि कोई और है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखना है, इंफॉर्मेशन जो दिया है, मिस्टर राजेंद्र, मार्क्स लेना है तो आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, राजेंद्र शाह इज अ यूके सिटीजन। ठीक है, यूके सिटीजन है। फॉर रेसिडेंट
he has to fulfill the basic condition of section 6 subsection 1। अगेन आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये लेक्चर्स पहली बार देख रहे हो तो प्लीज आप फर्स्ट लेक्चर को स्टडी करो, सेकंड लेक्चर को स्टडी करो, देन आपको समझेगा। अदरवाइज डायरेक्टली देखो तो मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूंगा सॉल्व करते करते, ठीक है। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में कितने कंडीशंस होते हैं? 2 कंडीशन होते हैं। कंडीशन ए, ठीक है, पहला कंडीशन क्या होता है? 182 डेज और मोर रहना चाहिए वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसके साथ नहीं। और के ऑप्शन में या तो बी में नंबर 1 60 डेज और मोर होना चाहिए, कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसके साथ, एंड इसके साथ नंबर 2 365 डेज और मोर होना चाहिए ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, क्या होने के लिए? सिर्फ रेसिडेंट होने के लिए। क्यों? जब तक रेसिडेंट नहीं होगा तब तक हम पता नहीं लगा पाएंगे कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। अगर रेसिडेंट नहीं है, विषय संपला, क्वेश्चन खत्म, उसके आगे कुछ चेक ही नहीं होता है कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी। वो क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट हो गया। तो नॉन रेसिडेंट हो गया तो उसके आगे का कोई भी एडिशनल कंडीशन रखता ही नहीं है। तो जब हमें रेसिडेंट पता हो जाएगा कि वो रेसिडेंट है, देन वी कैन गो फॉर दी ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है। तो सिर्फ रेसिडेंट होने के लिए एज पर द इनकम टैक्स एक्ट व्हाट इज द बेसिक रूल ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, या तो उसको 182 डेज रहना है प्रीवियस ईयर में, या तो फिर ये दोनों सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहना है प्लस प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में कितना डेज? 365 डेज। क्या लगता है आपको? एज पर दिए हुए इंफॉर्मेशन में प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन था? 179, ये प्रीवियस ईयर में। क्या लगता है आपको? ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड किया क्या? नहीं सेटिस्फाइड किया। आप ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हो, ठीक है। 179 which is less than 182 not satisfied, पहला वाला। फर्स्ट कंडीशन को उसने सेटिस्फाइड नहीं किया। बेसिकली कभी भी अगर देखना है या सॉल्यूशन करना है तो आप सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पे जाओ, 182। अगर ये नहीं है तो आगे बढ़ो, अगर ये है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली रेसिडेंट, ठीक है। अगर आपका ये सेटिस्फाइड हो रहा है फर्स्ट वाला कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन को गलती से भी गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये भी चेक करेंगे, हम लोग ये भी चेक करके देखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट हो गया सेटिस्फाइड, खत्म, क्योंकि हमको कोई एक ही सेटिस्फाइड करना है, तो ए या तो बी। तो जब तक ए सेटिस्फाइड होगा तो बी पे मत जाओ। ए सेटिस्फाइड नहीं हुआ देन गो फॉर द बी। बी क्या बोलता है? पिछले साल 60 दिन होना चाहिए, ठीक है। 179 है ना, ज्यादा है, 179 ग्रेटर देन 60 डेज, यस, ये सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, 365 डेज ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 365 डेज। 1 2 3 4, इन 4 साल को मिला के ये 4 साल का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इन 4 साल को मिला के कितना दिन होना चाहिए? 365 डेज। देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 195 15 130 190 कितना होता है टोटल? चेक करो, 195 15 130 190, 10 20 530 डेज। क्या लगता है, हो गया सेटिस्फाइड? दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, दैट मीन्स यस, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो उसने कौन सा कंडीशन को पूरा किया? फर्स्ट कंडीशन के सेकंड कंडीशन, बेसिक का सेकंड कंडीशन। सो क्या लिखेंगे? मिस्टर राजेंद्र हैज satisfied second basic condition of section 6 subsection 1। अब आप चाहो तो इसको अलग से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया ऐसा, ये 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा एलोबरेट करना, थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक है। इसको फुल फॉर्म लिखना है, ऑलवेज इसको फुल फॉर्म लिखना है, इसको भी फुल स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। मैंने शॉर्टकट करके लिखा है, ऐसा लिखना है, मिस्टर राजेंद्र must have to be stay in India during the previous year 182 days or more, or Mr. Rajan, he or she has to be
स्टेइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 डेज और मोर, ऐसा करके आपको स्टेटमेंट बना के लिखना है। इसको स्टेटमेंट आगे कर सकते हो कैसे, मिस्टर राजेंद्र हैज डज नॉट satisfy the first basic condition, he does not stay in India during the previous year 182 days, he only stay in India during the previous year 179 days, which is less, so first condition has not satisfied, let's go for the check second condition। ऐसा आपको थोड़ा बड़ा चला करके लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, अदरवाइज थोड़ा एलोबरेट करो, ठीक है। तो मिस्टर राजेंद्र है सेटिस्फाइड द सेकंड बेसिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लिया, जिसकी वजह से हम क्या कंक्लूड करेंगे, व्हाट इज आवर कंक्लूजन, मिस्टर राजेंद्र शाह इज रेसिडेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, या फिर असेसमेंट ईयर में वो रेसिडेंट होगा, जस्ट आ गया रेसिडेंट, ओके, बिकॉज ऑफ द सेकेंड बेसिक कंडीशन हैज टू फुलफिल्ड बाय द राजेंद्र शाह, so we have to say that or we have to consider that Mr. Rajendra is a resident during the previous year, ठीक है, रेसिडेंट हो गया, then we have to check कि वो ROR है या RNOR, ठीक है, कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट सामान्य नागरिक है कि उसके अलावा कोई है, चेक करते हैं। रेसिडेंट होने के बाद अगर यहाँ पे नॉन रेसिडेंट आ जाता, क्वेश्चन खत्म, उसके आगे कोई चेक नहीं होता, क्लियर है, ठीक है। For ROR, RNOR, section 6 subsection 6 additional condition, अब जहां पे एडिशनल कंडीशन है यहाँ पे चॉइस था, दो में से कोई एक को फुलफिल करना है, बट एडिशनल कंडीशन में दोनों फुलफिल्ड होने चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का, 730 days or more, ठीक है, 730 days or more during 7 preceding previous year, पिछले 7 साल को मिला के पिछले 7 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 7 साल को मिला के 730 डेज से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, एंड इसके साथ बी 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, पिछले 2 साल 10 साल में 2 साल कोई भी रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब क्या, ये आ गया आपका रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट होने के लिए क्या चाहिए 182 डेज चाहिए, तो ये दोनों सेटिस्फाइड करो, तो बेसिकली क्या चेक करने का 182 डेज है या नहीं है, ठीक है, वो चेक करना है। ये दोनों भी सेटिस्फाइड होने के बाद ही हम उसको बोल सकेंगे कि यस वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, अदरवाइज नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर आप किसी बुक्स में देखोगे, कंटेंट में देखोगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कि फॉर नॉन रेसिडेंट, फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऐसा लिखा रहेगा, फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यहाँ पे क्या रहेगा 730 डेज की जगह पे लेस देन 729, लेस देन 730 डेज, तो वो क्या कंसिडर हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी। यहाँ पे क्या रहेगा 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स, मतलब सिंपल इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ROR के लिए, वहां पे आपको कहीं कहीं लिखा रहेगा RNOR के लिए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो RNOR। हम लोग सीधा सीधा कॉन्सेप्ट में जाएंगे कि 730 डेज से ज्यादा होना चाहिए, 2 साल 10 साल में कोई भी 2 साल को क्या होना चाहिए रेसिडेंट होना चाहिए, तो ही वो कंसिडर होगा किसके लिए ROR, ऑर्डिनरी। वन सेकेंड, ऑर्डिनरी एक भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो सीधा वो क्या हो जाएगा RNOR, क्लियर है, इसमें दोनों भी सेटिस्फाइड करना है। नाउ लेट्स चेक, हमने तो यहां तक देख लिया था, 4 साल तक यहां तक देख लिया था हमने, कितना कैलकुलेट हुआ था 530 दिन, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, चेक करते हैं 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 डेज होना चाहिए, इसको छोड़ दो तो बीच में 4 साल हो गया, 4 साल का हमने टोटल देखा था कितना 530 डेज, तो 530 प्लस 125 मतलब 225 557 755, क्या लगता है सेटिस्फाइड हुआ, यस ऑफ कोर्स 755 ग्रेटर देन 730, यस इट इज सेटिस्फाइड। तो पहला एडिशनल कंडीशन मिस्टर राजेंद्र ने सेटिस्फाइड कर लिया, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, सेकेंड एडिशनल कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करना है, जिसमें 10 में से 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। तो रेसिडेंट होने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, क्वेश्चन में पहले फोकस करो कि 182 डेज कहीं मिल रहा है क्या, प्रीवियस ईयर को छोड़ करके या प्रीवियस ईयर कंसीडर करके, ठीक है, मिला 182 डेज, देखो 195 यहाँ पे R बन गया, रेसिडेंट हो गया,
190, यहाँ पे आर बन गया, रेसिडेंट हो गया ना, 1 और 2 साल, 10 साल का किसको पड़ा है, 2 साल हो गया ना हमारे पास डेटा, ठीक है। तो 10 साल, हमारे पास 7 साल का डेटा था, 7 साल के डेटा के हिसाब से 2 साल देखा वो रेसिडेंट है, यस इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड ना, 2 चाहिए ना हमको, ऐसा तो नहीं बोला है, क्लियर है, 2 ही चाहिए अपने को, रेसिडेंट होना चाहिए पिछले 10 साल को मिला के 2 साल। अगर हम इसके पिछले जाएंगे 17 18 या 16 17 या 15 16, तो वहाँ पे 0 0 0 मिलेगा, तो हो गया 10 साल, 10 साल में 0 0 0, यहाँ पे तो हो गया रेसिडेंट, यहाँ पे भी आ गया रेसिडेंट, हो गया क्लियर, अंडरस्टूड, मतलब यस इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, ये भी 2 साल में है सेटिस्फाइड। कौन से 2 साल में आप लिखो, स्टेटमेंट दे सकते हो, इन 2023-24 ही एज अ रेसिडेंट, इन 2020-21 ही आल्सो एज अ रेसिडेंट, ठीक है। सो 2 years आउट ऑफ 10 years ही हैज अ रेसिडेंट। सो मिस्टर राजेंद्र has fulfilled both the condition of section 6 subsection 6. So as per conclusion, क्या निकलेगा अपना conclusion? Mr. Rajendra is क्या है, resident and ordinary resident, ठीक है। मैंने पहले बोला था अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो आर और के लिए सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड किस तरह से स्टेटमेंट लिखना है, आप थोड़ा एलोबरेट करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है तो जस्ट चेक सडन कुछ नंबर ऑफ डेज को चेंज करो, कुछ आगे पीछे कर दो, क्वेश्चन में वही देने दो, और फिर अपना स्टेटमेंट वेरीफाई करो कि भाई क्या होता है, ठीक है। फिर आप लोग चेक करो कि भाई वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, मतलब दिए गए क्वेश्चंस को आप नंबर ऑफ डेज में अपने हिसाब से कहीं आपको ज्यादा करना है कम करना है क्या, ठीक है, लेकिन लॉजिकली लगाओ, 365 दिन के आगे मत करो, 366 कर सकते हो लेकिन वो लीप ईयर रहेगा तो, अदरवाइज आप उसको हल्का फुल्का चेंज करके सेम पैटर्न में ड्रॉ करो और फिर चेक करो आपके आंसर क्या आते हैं, क्लियर है। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। So this is the next question, question number 9 of this lecture. सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, होप सो आप मेरे से सोल्व करने से पहले आप लोग खुद सॉल्व कर लो, क्लियर है। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। थोड़ा सा माइनर चेंजेस रहेगा, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से देखा रहेगा तो आप तुरंत का तुरंत सॉल्व कर दोगे, फटाफट मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग कर दोगे। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मिस्टर एक्स जो है वो यूएसए सिटीजन है, बराबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो वैसे ही था, यूके का था। ही केम टू द इंडिया ऑन, वो इंडिया में आ रहा है 15 अक्टूबर 2024 फॉर विजिट के लिए, और उसके बाद वॉज इन इंडिया टिल 31 मार्च 2025, मतलब ये प्रीवियस ईयर हुआ, 2024 में आया, 2025 तक रहा मार्च में। अर्लियर प्रीवियस ईयर ही इज इंडिया एज अंदर, ठीक है, उसके पहले वो इंडिया में पिछले कुछ सालों में वो रहा हुआ है, इसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बताया हुआ है, कितने साल रहा है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, पिछले 10 साल का आपको रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, पिछले 10 साल को इंडिया में कब कब कितने दिन तक रुका है उसके हिसाब से दिया हुआ है। क्या बोला है, फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26, assuming that he is not a person of Indian origin, ठीक है, यहाँ पे अगर इंडियन ओरिजिन होता तो अपने को थोड़ा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का एक एक्सेप्शनल रूल अप्लाई करना पड़ता, ठीक है, बट वो इंडियन ओरिजिन का नहीं है। सो वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली, हमें क्या फाइंड करना है, मिस्टर एक्स जो है वो यूएसए सिटीजन है, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, उसके साथ ही क्या वो पिछले साल जो हमारा प्रीवियस ईयर है उस पिछले साल वो रेसिडेंट है कि नहीं है, अगर वो रेसिडेंट हुआ देन वी कैन गो टू चेक द वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। सो हाउ वी कैन स्टार्ट, फटाफट कैसे स्टार्ट करना है, आप लोग स्टार्ट करो सॉल्यूशन। पहला क्या लिखना है, असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26, उसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा 24 एंड 25, नाम क्या है असेसी का, मिस्टर एक्स, ठीक है, लीगल स्टेटस में लिख सकते हो कि हम इंडिविजुअल का कर रहे हैं, क्लियर। सो क्या बात है बताना, मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया इन्फॉर्मेशन वो लिखो, मिस्टर एक्स इज अ यूएसए सिटीजन, दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, ही इज नॉट इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन, ऐसा लिख सकते हो बताने के लिए।
सो फॉर रेसिडेंट होने के लिए एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, उसको रेसिडेंट होने के लिए, किधर, इंडिया में रेसिडेंट होने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, फॉर रेसिडेंट ही हैज टू फुलफिल one basic condition of section 6 subsection 1। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में कितने बेसिक कंडीशन है, 2 है, ठीक है। फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन हो गया बताता है 182 डेज और मोर रहना चाहिए वो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में, क्लियर है। और उसके साथ दूसरा कंडीशन क्या है, बी का फर्स्ट कंडीशन 60 डेज और मोर होना चाहिए वो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एंड इसके साथ सेटिस्फाइड करना है नंबर 2 कंडीशन को 365 डेज और मोर होना चाहिए ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या है, जस्ट प्रीवियस ईयर के लगे हुए पिछले 4 साल। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 24 25 24 एंड 25 तो ये रहा, ठीक है, हमको ऊपर डेटा दिया हुआ है। उसके पिछले 4 साल ये 23 24 22 23 21 22 20 21 ये 4 साल, ये 4 साल हो जाएंगे 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। इन 4 साल को मिला के वो 365 डेज से ज्यादा रहना चाहिए इंडिया में, क्लियर है। तो सबसे पहला बेसिक चीजें क्या है, आपको सबसे पहला अगर आपको रेसिडेंट चेक करना है कि नहीं चेक करना, सबसे सिंपल ये चेक करो क्या वो 182 डेज है या नहीं। अगर नहीं है तो हम इसको चेक करेंगे, अदरवाइज इसी में रेसिडेंट हो जाएगा वो। सो नंबर ऑफ डेज कभी आया इंडिया में 15 अक्टूबर को आया एंड 31 मार्च तक रहा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, देन टोटल 15 अक्टूबर को आया। तो अक्टूबर में कितना डेज होता है, अक्टूबर 31 डेज होता है। 31 डेज 15 को आया तो कितना दिन होता है, काउंट करो। 15 से आया तो 15 से काउंट होगा हमारा, 15 से 31 तक जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 17 डेज होगा, ठीक है। 17 डेज तक अक्टूबर में रहा, 15 से पहले नहीं, 15 से 31 तक। नवंबर पूरा 30, दिसंबर पूरा 31, जनवरी पूरा 31, फरवरी लीप ईयर में ही है तो 28, मार्च 31 तक रहा है वो। टोटल काउंट करो, चेक द टोटल, हाउ मेनी डेज, कितना दिन रहा फिर वो इंडिया में, बताओ टोटल। 17 प्लस 30, 3, 6, 9, 12, 15, 168, approximately I think 168। वन 168 डेज, ओके। सो ये महाशय मिस्टर एक्स जो है, ठीक है, जो असिसी है हमारे, वो पिछले साल सिर्फ 168 डेज ही रहे हैं। तो क्या ये सेटिस्फाइड हुआ 168 जो कि लेस देन होता है 182 डेज से? नो, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ। फिर क्या चेक करेंगे हम लोग, सेकेंड कंडीशन पे आएंगे तो 168 तो ज्यादा ही है ना 60 डेज से, पिछले साल 168, तो 168 ग्रेटर देन 60 डेज, यस इट इज सेटिस्फाइड। लेकिन ये अकेला सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, इसके साथ दूसरा भी कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा कंडीशन लगा हुआ है कि पिछले 4 साल को मिला के वो कितना दिन होना चाहिए, 365 डेज। लेट काउंट द 365 डेज होता है कि नहीं होता है पिछले 4 साल को मिला के। ये आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 200 प्लस 100 प्लस 185 प्लस 195, 200 प्लस 100 प्लस 185 प्लस 195 इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? काउंट करो, 382 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, ठीक है, 500 हो गया, 600, 680 डेज, आई थिंक 680 डेज होना चाहिए। 300, 400, 500, 600, 680 डेज, 680 डेज, ओके। 680 दिन मोर देन है ना 365 से, यस इट इज आल्सो सेटिस्फाइड। इसने भी ये भी सेटिस्फाइड कर लिया। तो एज पर द कंक्लूजन क्या निकला, उसने कौन सा बेसिक कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड किया कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड किया? ए और बी में से एक सेटिस्फाइड होना चाहिए, बी का दोनों भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्लियर है। सो एज पर आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हो, बराबर के आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है।
Mr. X has not satisfied the first basic condition of the section 6 subsection 1 because he stayed during the previous year 168 days, which is less than 182 days. But he has satisfied the second condition, second basic condition of section 6 subsection 1. He has stayed during the previous year 168 days, which is more than the 60 days. Also, he has satisfied the second basic condition, 365 days. He has stayed during the previous year 680 days, more than the 365 days. So डायरेक्टली कंक्लूजन लिखना, आप ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हो, ठीक है. अगर मार्क्स आपको चाहिए तो आप हर एक बार स्टेटमेंट दे दो. तो यहाँ पे आपको सेटिस्फाइड दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे मिस्टर एक्स हैज सेटिस्फाइड सेकेंड बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. So conclusion, Mr. X is resident. Mr. X क्या हो गए? रेसिडेंट हो गए. अब जैसे ही रेसिडेंट हो गए तो उसके बाद हमें क्या चेक करना रहता है कि वो ROR कैटेगरी में आएगा कि RNOR, ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा. अगर यहाँ पे नॉन रेसिडेंट हो जाता तो उसके आगे कोई भी कैटेगरी नहीं है. दैट्स खत्म, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा. क्लियर है? सो उसके ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करने के लिए एडिशनल कंडीशन फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करना है. तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में एडिशनल कंडीशन कितने हैं? 2, और दोनों को सेटिस्फाइड करना है. इसमें तो ऑप्शंस थे, लेकिन इसमें दोनों को सेटिस्फाइड करना है. व्हाट इज द ए कंडीशन? ही हैज स्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. पिछले 7 सालों को मिला के, पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़ दिया जाए तो उसके पिछले 7 सालों को मिला के उसको 730 डेज से ज्यादा रहना है. एंड इसके साथ बी कंडीशन, 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स में इसका रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है. अगर हम रेसिडेंट का बात करें तो सिंपल सा लॉजिक, कौन सा सेटिस्फाइड करना है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को सेटिस्फाइड करना. तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या देखने का? 182 डेज है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा. तो इसको सबसे पहले इसको देखो कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं. 10 साल में, पिछले 2 साल में कोई भी दिन, जरूर नहीं कि 10 साल, 4 साल में मिल गया 2 साल रेसिडेंट है तो रेसिडेंट है. ठीक है, देखते हैं. 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में 182 डेज के हिसाब से वो रेसिडेंट हो जाता है. ठीक है, तो देखो कहां कहां पे 182 डेज से ज्यादा हो रहा है. सबसे पहले यहीं पे ज्यादा हो गया, रेसिडेंट है. यहाँ पे भी रेसिडेंट हो गया, यहाँ पे भी रेसिडेंट हो गया. रेसिडेंट रेसिडेंट रेसिडेंट, इतना सारा तो रेसिडेंट हो गया. हमें कितना चाहिए? 2 ही चाहिए. ले लो 2, उठा लो 2 ही. मतलब इसका मतलब ये रेसिडेंट को, द सेकंड कंडीशन को इसने सेटिस्फाइड किया. यस, इट इज सेटिस्फाइड. आप लोग स्टेटमेंट दे सकते हो. ठीक है, क्या स्टेटमेंट दोगे? Mr. X has fulfilled the additional condition of section 6 subsection 6. He has stayed more than 2 years as a resident during the previous year. ये चेक करना है, लेकिन इसके साथ ये भी सेटिस्फाइड होना जरूरी है. फर्स्ट वाला 720 डेज से ज्यादा होना चाहिए. हमने 4 साल का तो कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का कैलकुलेट कर लिया था. 680 डेज था, हमें 7 साल और चाहिए. तो इसके ऊपर बढ़ते, ये 3 साल और आ गया. ठीक है, और ये 7 साल, ये हो गया 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. तो पहले से हमारे पास 680 था. 680 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 40 540, ये हो गया 20 1220 1220 days greater than 730 days. Yes, it is also satisfied. 1220 दिन वो इंडिया में रहा है पिछले 7 साल को मिला के, मतलब 730 दिन से ज्यादा होना चाहिए. तो 1220 दिन रहा है, जिसकी वजह से ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया. तो मतलब मिस्टर एक्स हैज फुलफिल्ड बोथ द कंडीशन. मिस्टर एक्स हैज फुलफिल्ड both the additional condition of section 6 subsection 6. So that's why conclusion क्या लिखेंगे? मिस्टर एक्स इज क्या? आर ओ आर. आर और की कैटेगरी में आ जाएगा ना. वन मतलब क्या? ऑर्डिनरी रेसिडेंट. क्लियर?
अंडरस्टूड? सो आई होप आपको 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं और 2-3 क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, देखते हैं। अगर वापस आपको बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन दिस क्वेश्चन, अगर आपको इसमें प्रैक्टिस करना है तो जस्ट मेक द चेंजेस इन द सम डेज, नंबर ऑफ डेज में चेंजेस करो। क्लियर है? चाहिए तो आपको पूरा ही चेंजेस करो, ना तो थोड़ा सा चेंजेस करो। यहाँ पे डेट के हिसाब से मंथ वाइज आप चेंज कर सकते हो, और उसको चेंज करके थोड़ा बहुत डेज को इधर उधर कर दो। उसके बाद आप खुद वापस एक बार प्रैक्टिस करो सेम क्वेश्चन को लेके, तब आपका आंसर पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? इफ एनी डाउट साथ साथ में देखते हैं, जिसको डाउट रहेगा तो। सो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मिस्टर के इज अ साउथ अफ्रीकन सिटीजन बट ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, एक साउथ अफ्रीकन सिटीजन है लेकिन जुड़ा हुआ है, उसकी जो बोलते ना रिलेशनशिप है वो इंडिया से जुड़ी हुई है, इंडियन ओरिजिन का बनता है। कम टू इंडिया ऑन 1 नवंबर 2018, उसने इंडिया में पहली बार कदम रखा। ठीक है? 1 नवंबर 2018 को फॉर द फर्स्ट टाइम हिज टोटल स्टे इन ड्यूरिंग द इंडिया वाज एज अंडर। 2018 में आने के बाद उसका कुछ नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कुछ उसका डेटा दिया हुआ है कि 2019 में वो 24 दिन था, 2020 में 80, 2021 में 182 डेज, 2022 में 75 डेज, 2023 में 26 डेज। ठीक है? He informed you that he was in India from 1st April to 30 June 2024। पिछले साल 1 अप्रैल 2024 में आया और 30 जून 2024 तक रहा। ठीक है? डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, मतलब असेसमेंट ईयर क्या होगा हमारा 25 एंड 26। क्लियर? प्रीवियस ईयर के हिसाब से दिया तो भी टेंशन नहीं लेने का, असेसमेंट ईयर 25-26 होगा। इंफॉर्मेशन दे दिया, चेक करते हैं फटाफट क्या लिखना है अपने को। सबसे पहला असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26, देन प्रीवियस ईयर 2024 एंड 25। असेसी का नाम मिस्टर के, क्या लिखेंगे? मिस्टर के इज अ साउथ अफ्रीकन citizen but of Indian origin। ठीक है? फॉर रेसिडेंट, तो इसको अगर रेसिडेंट होना है, he has to fulfill the basic condition of section 6 subsection 1। बेसिक कंडीशन को सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कितने बेसिक कंडीशन अब आपको पता चल जाएगा, कोई एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। क्या है वो कंडीशन? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का पहला कंडीशन क्या है? 182 डेज और मोर होना चाहिए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, या तो बी का फर्स्ट 60 डेज और मोर होना चाहिए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एंड उसके साथ 365 डेज और मोर होना चाहिए ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्लियर है? फिर 182 डेज को स्पेसिफाई करते हैं, फिर बाद में अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो इन दोनों को सेटिस्फाइड करते हैं। देखते हैं क्या होता है, रेसिडेंट होता है कि नॉन रेसिडेंट होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। नंबर ऑफ डेज पिछले साल कभी आया वो? 1 अप्रैल में आया और 30 जून में गया। अप्रैल, मई, जून, 3 महीना टोटल। 1 अप्रैल में आया, 1 अप्रैल मतलब अप्रैल में कितना महीना होता है? 30, मई 31, जून 30। क्या लगता है कितना दिन था वो? 91 डेज। क्या इसने सेटिस्फाइड किया फर्स्ट कंडीशन? ना, इसने सेटिस्फाइड नहीं किया। 91 विच इज लेस देन 182 डेज, नो।
नॉट सेटिस्फाइड द फर्स्ट बेसिक कंडीशन। क्या इसने सेकेंड बेसिक कंडीशन को पूरा किया? यस 91 विच इज ग्रेटर देन 60 डेज। यस, पिछले 4 साल को मिला के 365 डेज होना चाहिए, मतलब 24-25 को छोड़ दिया जाए तो उसके पिछले 4 साल, ये 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 1 2 3 4, ये 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कितना होता टोटल? 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को मिलाएंगे तो 80, 182, 75, 26 प्लस करो। थ्री 363 बंदा 2 दिन से रह गया। 365 चाहिए था, 363। डबल एक बार वेरीफाई कर लो कहीं गलत तो ना हो जाए। बराबर 363 रह गया बंदा 2 दिन से। 363 विच इज लेस देन 365, नो सेटिस्फाइड, नो के कंडीशन में आ गया। क्या बोला था? या तो ये अकेला सेटिस्फाइड होना चाहिए या तो ये दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक सेटिस्फाइड हुआ लेकिन एक सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नो। व्हाट विल बी द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या रहेगा कंक्लूजन? बताओ। क्लियर? कुछ समझा आप लोग को हमने कैसे कैलकुलेट किया? सो हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा? मिस्टर के has not satisfied any one of the basic condition of section section 6 subsection 1. So as per the conclusion, Mr. K is non-resident. अब ये नॉट रेसिडेंट हो गया तो फिर आगे कोई चेक होगा ही नहीं, वो OR और NOR का कंडीशन लगेगा ही। अंडरस्टूड? समझा एवरीवन आप लोग को? देख लो एक बार। So friends, this is the next question, question number 11 after 8, 9, 10. तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है? अच्छे से रीड करो, हो सकता है आपका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछ सकता है और ये हार्डली 10 से 15 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? मिस्टर बालाजी एज इंडियन सिटीजन and a professional cricketer toured South Africa, Australia, UK, West Indies and Zimbabwe on various dates. इसका मतलब क्या है? पहले तो क्लियर कट करो कि ये मिस्टर बालाजी कौन सा है। मिस्टर बालाजी अपना इंडियन सिटीजन है, वो बाहर घूमने जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है? वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है। क्या समझ में आता है फिर यहाँ पे? अगर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है तो इन जगह पे क्या के लिए जाता रहेगा? घूमने के लिए जाता रहेगा ना, किसके लिए जाता रहेगा? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। वो इन जगहों पे क्यों जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए हर एक कंट्रीज में विजिट कर रहे हैं, उस कंट्रीज का नाम दिया हुआ है। द डिटेल्स ऑफ डिपार्चर फ्रॉम एंड अराइवल टू द इंडिया आर अंडर। वो कब कब इंडिया से बाहर गया और कब कब इंडिया में वापस आया, उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से: साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब उत्तराखंड नहीं है, ऐसा सोचना मत, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे। साउथ अफ्रीका वो फर्स्ट टाइम गया 2022 में, उसने बाहर कदम रखा फर्स्ट टाइम। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? उसके पहले वो इंडिया में था, यस और नो? ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम उसने मार्च 2022 को बाहर कदम रखा, मतलब आउटसाइड कंट्री में जाने के लिए, इसका मतलब पहले इंडिया में था, मतलब वैसे ही इंडियन सिटीजन है ना। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर तो फर्स्ट टाइम वो 2022 को कदम रखा। ठीक है, कोई बात नहीं। 2022 में गया, डायरेक्टली 2024 में आया, ध्यान से। ठीक है, कब गया और कब आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है?
2022 में जब उसने कदम रखा बाहर, तो उसके बाद डायरेक्टली वो 2024 में एंटर करता है इंडिया में। उसके बाद 2024 अप्रैल में गया, मई में आया, वापस मई में गया, जुलाई में आया, फिर अगस्त में गया, ठीक है, और सितंबर में आया, सितंबर में डायरेक्टली जनवरी में गया और मार्च में आया। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको देंगे थोड़ा डिफिकल्ट वे में हो जाएगा, और मे बी ऐसा क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए तो 15 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इसके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Determine his residential status for the assessment year 2025 and 26. Give your working and explanation. उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है असेसमेंट ईयर 25-26 में क्या रहेगा वो रेसिडेंट, अगर रेसिडेंट हुआ तो उसका फिर क्या चेक करेंगे, ROR एंड RNOR. गिव योर वर्किंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहला, असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26, देन प्रीवियस ईयर 2024 एंड 25, असेसी का नाम मिस्टर बालाजी, और लीगल स्टेटस में आप लिख सकते हो इंडिविजुअल, बिकॉज हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करें, दैट्स व्हाई इंडिविजुअल लिख सकते हो, ठीक है। सो मिस्टर, पहला तो मार्क्स लेना है, मिस्टर बालाजी इज एन इंडियन सिटीजन, और live or left India for employment purpose. अगर आप लोग ने मेरा पहला लेक्चर देखा रहेगा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने मेरा देखा रहेगा, तो वहां पे एक वर्ड था एम्प्लॉयमेंट के लिए, बाहर जाना। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई बाहर जा रहा है बंदा काम करने के लिए, इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो उसका एक्सेप्शनल रूल लग जाता है, और सिंपल हो गया एक्सेप्शनल रूल। जहां पे एक्सेप्शनल रूल लग गया उसका मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के ए कंडीशन को ही सेटिस्फाइड करना है, ठीक है, ओनली ए कंडीशन को। बी कंडीशन मतलब जिसमें 60 डेज और 365 वाला कंडीशन वो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गया है और एक्सेप्शनल रूल आ गया, तो एक्सेप्शनल रूल में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 6 का ए कंडीशन को सेटिस्फाइड करना, मतलब इतना देखना है कि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा है कि नहीं है, बस उतना देखना। अगर वो रह गया रेसिडेंट और रेसिडेंट हो गया, फिर उसका चेक करेंगे ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। तो एक्सेप्शनल रूल को ध्यान रखते हो, एक्सेप्शनल रूल को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, फॉर रेसिडेंट he has to fulfill the basic condition of section 6 subsection 1. क्या बेसिक कंडीशन आएगा, 182 days और more ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं, और सेकेंड का ए ऑप्शन और बी ऑप्शन के साथ लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल लग गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गया, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो एनी इंडियन सिटीजन हैज गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस, द एक्सेप्शनल रूल विल बी एप्लीकेबल ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. It means he has to stay in India during the previous year 182 days or more. That's it. उतना ही उसको रहना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन उसका हट जाएगा, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा, इज नॉट एप्लीकेबल। 60 डेज और 365 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, डायरेक्टली कौन सा आ जाएगा, 182 डेज उसको रहना है, उससे ज्यादा रहना है, ठीक है। तो लेट्स चेक करते हैं नंबर ऑफ डेज, प्रीवियस ईयर का नंबर ऑफ डेज चेक करना है। ये आपका प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है, ठीक है। 2024 यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 25 मार्च 2024 में आया, ठीक है। और 25 मार्च 2024 में आया तो वो तो पहले चला जाएगा। हमारा आता है, स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से मार्च तक स्टार्ट होता है। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड टोटल। थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो वीडियोस को वापस से रिपीट करके देख लीजिएगा, थोड़ा डेटा खत्म हो जाएगा, बट टेंशन नहीं, समझ में आ जाएगा। देखते हैं कैलकुलेशन क्या है। वर्किंग आपको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बोला है आपको वर्किंग करने के लिए, सो दैट वर्किंग एंड एक्सप्लेनेशन आपको देना है, तो एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है, वर्किंग आपको दिखाना पड़ेगा। अप्रैल में कितना दिन था, मई, मार्च,
सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च तक आपको डेटा चाहिए, बिकॉज कितना डेज रहा है, क्योंकि वो पिछले साल आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है ऐसा उसने किया है, ठीक है। लेट्स टेक, अगर हम बात करें 31 मार्च 2024, पिछले साल का अगर हमको डेटा लिखना है तो हम यहाँ पे एक और बता देते हैं कि गलती से अगर वो हो गया तो क्या होगा। तो प्रीवियस ईयर हमारा हो जाएगा 2024 एंड 25 में कितना दिन था, 2023-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 10 साल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हो जाएगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये कब होगा, जब वो रेसिडेंट होगा उसके बाद, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट है 1 मार्च में गया 2022 मार्च 2022 के मार्च में गया, ठीक है। 2022 का मार्च मतलब क्या हो जाएगा वो, अगर हम अप्रैल से मार्च का कॉन्सेप्ट देखें और यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 21 रहेगा, ठीक है। मतलब 21 और 22, 21 2021 और 22 का, तो 2021 एंड 22 का रेट हमको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। कितना नंबर ऑफ डेज रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम वो मार्च में गया, मतलब 21 और 22 के मार्च में गया, ठीक है। इसका मतलब वो 21 से पहले तो था, इंडिया में था 21 से पहले, क्योंकि यहाँ पे हमको इसे इतना देखो पहले 1 मार्च 2022 में गया, 1 मार्च 2022 मतलब यहाँ पे, ठीक है। अगर ये मार्च क्लोजिंग है, मार्च का क्लोजिंग 22 है, तो ओपनिंग क्या रहेगा 21 मार्च, तो सर 21 22 में हमको डेट फाइंड करना है। इसका मतलब उसके पिछले साल वो था ना इंडिया में, मतलब यहाँ पे 365 डेज था, 365 डेज, 365 डेज, ये हो गया आपका 365 डेज। उसके पहले वो इंडिया में था, ठीक है। यहाँ का नंबर ऑफ डेज अपने को फाइंड करना है, 21-22 में कितना दिन रहा हो, ठीक है। तो उसके बाद 22 में गया तो डायरेक्टली वो कभी आया, मार्च के 24 में आया, मार्च के 24 में आया। तो मार्च का अगर 24 है तो ओपनिंग क्या रहेगा 24, तो ओपनिंग 23। अगर मार्च का 24 में आया तो ओपनिंग रहेगा 23, मतलब 23 24 का भी अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है। इसका मतलब कौन सा फिगर आउट मिसिंग है, 22 से डायरेक्टली 24 में आया, तो अप्रैल से मार्च, मतलब अगर ये 23 है तो ये क्या होगा 22, 22, 23, 24, मतलब इस साल वो था क्या इंडिया में, 22 और 23 में इंडिया में था क्या, नहीं, वो डायरेक्टली 22 में गया और 24 में आया, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0 डेज। 2022 और 23 में वो 0 दिन था, क्लियर है। अब देखते हैं वो डायरेक्टली आया कभी, 25 मार्च 2024 में आया, 25 मार्च 2024 मतलब 23-24, ठीक है, मार्च में 25, जिस दिन आया, जिस दिन कदम रखा और जिस दिन गया वो दिन काउंट करना है। 25 को आया, 26, 27, 28, 29, 30, 31, हाउ मेनी डेज। फिर इसके बाद हमारा चालू हो जाएगा अप्रैल 2024 चालू हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च 25 चालू हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज, 23 24 डेज में 7 डेज रहा वो सिर्फ, क्लियर है, अंडरस्टूड, वो भी पता चल गया। ये भी देख लेते 21 22 में, ट्वेंटी टू में वो 1 मार्च को जा रहा है, मतलब अप्रैल पूरा महीना था, अप्रैल पूरा महीना था, मई पूरा महीना था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये पूरा महीना वो था, फरवरी तक पूरा महीना था। कभी गया 1 मार्च को ही चला गया, ठीक है, 1 मार्च को चला गया। मार्च में कितना दिन होता है, मार्च में 31 डेज होता है, एक तो था ना, 1 को गया ना तो 1 दिन काउंट करेंगे, तो
तो हमारा पूरे साल में कितना दिन होता है? 365 डेज, बराबर है। पूरे साल में 365 डेज होता है, वैसे भी लीप ईयर में ही हो, तो 365 डेज में 31 मार्च में 31 होता है, लेकिन 1 मार्च को गया तो इसके लिए इसको माइनस कर देंगे, कितना दिन आएगा? 30 डेज, मतलब 30 दिन वो नहीं था, कितना बचा? 335 डेज, मतलब वो 22 23 अगर 21 21 22 में 335 डेज इंडिया में था। ये हो गया आपका डेटा कंप्लीटेड। अब जो भी हमको फाइंड करना है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का, मतलब प्रीवियस ईयर का फाइंड करना है, अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आपको कुछ डेटा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक। क्लियर है? कब आया, कब गया, कौन सा साल था, कौन सा साल नहीं था, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो हमको चाहिए अभी फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का डेटा चाहिए, प्रीवियस ईयर। अब तो वहां तक पहुंच गए हम लोग, 2024-25 का डेटा चाहिए। मार्च 2023 में आया, मतलब रहेगा मार्च पूरा 7 दिन था, उसके बाद वो चला गया पिछले साल में। अब अप्रैल में, अप्रैल के 15 तारीख को गया, अप्रैल के 15 तारीख को गया और डायरेक्टली आया मार्च, मई में आया। अप्रैल के 15 तारीख को गया और डायरेक्टली मई में आया। तो क्या लगता है आपको, जब गया जितने टाइम तक तो था ना इंडिया में, तो अप्रैल के 15 तारीख को गया तो अप्रैल के 15 दिन तो था इंडिया में, बराबर है? अप्रैल 15 दिन इंडिया में था, अप्रैल के 15 दिन इंडिया में था। फिर उसके बाद डायरेक्टली मई में आया, मई के 1 तारीख को आया, ठीक है, एक दिन काउंट हो गया। मई के 1 तारीख को आया और मई के 5 तारीख को ही चला गया। एक दिन रहेगा, 2 3 4 5, ये भी इन और आउट डे काउंट करेंगे, कितना दिन हो गया? 5 डेज, राइट? ओके, सो अप्रैल के 15 तारीख को, 15 तारीख तक था वो, ठीक है, अप्रैल हो गया 15। फिर मई में 1 तारीख को गया, सॉरी, अप्रैल के 15 तारीख को वो गया और 1 मई को आया। तो 1 मई आया मतलब इंडेड हो गया, 2 3 4 5 तारीख को वापस चला गया। तो हाउ मेनी डेज हो गया मई में? 5। अब जब वो 5 तारीख को वापस से निकला यूके के लिए, ठीक है, 5 मई को निकला, डायरेक्टली वो आया जुलाई में, इसका मतलब जून में था ही नहीं, 0 डेज। जुलाई के 11 तारीख को आया वो जुलाई के 11 तारीख को आया, बराबर है? इसका मतलब 11 दिन तो था नहीं, 11 तारीख को आया, मतलब 11वां दिन को कंसिडर करेंगे, 11 तारीख को आया, ठीक है। और जुलाई में आने के बाद डायरेक्टली वो अगस्त में गया, जुलाई में आने के बाद अगस्त में गया, तो मतलब 11 तारीख को आया, तो 11 दिन तो था नहीं, तो 11वें दिन से लेके उसका पूरा काउंट करेंगे तो जुलाई में कितना दिन होता है? जुलाई में होता है अपना टोटल 31 डेज, ठीक है, 31 डेज। 31 डेज में माइनस कर लो, 31 डेज में 11 डेज माइनस करो, कितना आएगा? 20। लेकिन 11 तारीख को आया, मतलब एक दिन प्लस हो जाएगा हमारा, कितना हो गया ये? 21 डेज। उसके बाद वो सीधा निकला वापस से वेस्ट इंडीज को 31 अगस्त में, मतलब अगस्त पूरा ही रहेगा, 31 अगस्त अगेन। उसके बाद वो आया अगस्त के बाद सितंबर 9 तारीख को, सितंबर 9 मतलब 14 तारीख को आया, 14 सितंबर 14। सितंबर में कितना दिन होता है? 30 डेज होता है। 30 डेज में 14 तो था ही नहीं, माइनस करने में कितना आएगा? 16। लेकिन 14 डेज को आया +1, इसका मतलब 17 डेज। सितंबर 17 डेज रहा। फिर सितंबर में आने के बाद वो डायरेक्टली जनवरी में गया, डिपार्ट हुआ जनवरी में, सितंबर के बाद जनवरी, यहाँ पे, इसका मतलब ये 3 31 30 31, ठीक है, पूरा था। जनवरी के 1 तारीख को निकला, जनवरी के 1 तारीख को निकला, मतलब जनवरी में 1 दिन वो तो काउंट होगा, जनवरी का 1 दिन काउंट होगा। और डायरेक्टली आया वो कभी, सीधा आया वो मार्च 23। क्लियर? बताओ कितना दिन होगा? फरवरी में कितना आएगा फिर? फरवरी 1 जनवरी को निकला और मार्च में आया, तो फरवरी 0 डेज। फिर मार्च में 23 तारीख को आया, 23 मार्च को आया, तो मार्च में कितना दिन होता है? 31, काउंट करो,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 days. क्लियर है? ये हो गया आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड, मतलब प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड. नाउ चेक, टोटल करो अभी. हाउ मेनी डेज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. हमारा 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. 15 plus 5, 15 plus 5 plus 21 plus 31, 17, 31, 10, 40, 70, 100. कैलकुलेट करो. 191 डेज होना चाहिए. ठीक है. यस, 191 डेज. तो अगर ये 191 डेज इंडिया में था पिछले साल, तो क्या ये सेटिस्फाइड हो गया? यस, इट इज सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड. 191 ग्रेटर देन 182 डेज. सेटिस्फाइड. तो क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट विल द कंक्लूजन? मिस्टर बालाजी हैज फुलफिल्ड Mr. Balaji has satisfied the basic condition of section 6 subsection 1, so that Mr. Balaji is a resident during the previous year 24-25. अंडरस्टैंड. अब ये रेसिडेंट होने के बाद मुझे क्या चेक करना है? रेसिडेंट होने के बाद इसका क्या चेक करना है? चेक करना है कि वो ROR है या RNOR, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट. हमको लगता तो ऐसा है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, लेकिन कभी भी सॉल्व करके देखने का. ऐसे नहीं कि वो इंडिया में हमेशा ही था तो उसका ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. तो ऑलवेज कैलकुलेट करके देखने का. इतना तो पता चल गया कि पिछले साल में वो रेसिडेंट था. अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या करना है? इसके पिछले हमने 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस को रिवाइज करो फटाफट कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या करना है. आंसर आप फाइंड करो. ठीक है. ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का कंडीशन 730 डेज से ज्यादा होना चाहिए, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को मिला के, एंड कोई भी 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स में वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए एज पर द बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से. ये दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाइड करना है. देख लेते हैं ना पिछले 7 साल को मिला के. ये अपना प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो पिछले 7 साल को मिला के 1 2 3 4 5 6 7. क्या लगता है आपको इतने साल में वो 730 डेज नहीं रहेगा? प्लस करके देख लो. 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 7. ठीक है. मतलब सेटिस ज्यादा ही है, ग्रेटर देन 730 डेज. इसने सेटिस्फाइड कर लिया क्योंकि हम 2 को ही प्लस करेंगे तो 2 कोई प्लस करेंगे तो उससे ज्यादा निकल जाएगा. क्लियर है. एंड उसके साथ क्या सेटिस्फाइड करना है? 10 में से किसी 2 साल को सेटिस्फाइड करना है. रेसिडेंट हो गया ना. ये हो गया आपका 10 साल. इधर भी रेसिडेंट है. रेसिडेंट 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 और रेसिडेंट. ठीक है. तो इतने साल तो रेसिडेंट ही है, कोई भी 2 साल उठा लो. यस, इट इज आल्सो सेटिस्फाइड बाय द सेकंड कंडीशन ऑफ एडिशनल कंडीशन. क्लियर. सो एज पर द he has fulfilled both the additional condition of section 6 subsection 6. So Mr. Balaji is a resident and ordinary resident. Clear guys? So आज के लेक्चर्स में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11. क्लियर है. आई होप आपको समझा रहेगा. फॉर एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द लेक्चर, अगर आपको नहीं समझा रहेगा तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए माफी चाहूँगा. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग. हमको पसंद आया, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें. ठीक है. थैंक यू सो मच. फॉलो जरूर करें फॉर नेक्स्ट अपडेट के लिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.